तो डॉक्टर आदिल के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको दे दें। देखिए 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है उसके बारे में क्या जानकारी है ये देखिए। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सब में उसके मार्क्स जरा देखिए आप। 100 में 88 नंबर अंग्रेजी में, गणित में 100 में 99 नंबर, विज्ञान में 100 में 98 नंबर और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में 100 में 82 नंबर। आप देखिए ये है इस टॉपर टेरर डॉक्टर की मार्कशीट। अब सवाल यह है कि अपने क्लास में टॉपर, पढ़ने में काफी शार्प। ये देखिए एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। 12वीं के रिजल्ट्स की बात करें, देखिए रिजल्ट्स ऐसे था। अंग्रेजी में 100 में 76, फिजिक्स में 100 में 88, केमिस्ट्री में 100 में 88 और बायोलॉजी में 100 में 86 नंबर थे। ये 12वीं क्लास की मार्कशीट से जो जानकारी सामने आई वो हम आपको बता रहे हैं। और एमबीबीएस और मेडिकल एक पेशा जो दुनिया के सामने था। एमडी की डिग्री भी थी, फर्स्ट डिवीजन से उसने ये डिग्री हासिल की थी। सीनियर फिजिशियन के रूप में काम करता था। 60 लाख का पैकेज भी था। लेकिन असली चेहरा जब सामने आया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या था जिसने उसको इस आतंक के रास्ते पर डाला, या वो फिर ये जीता जागता शैतान बन गया। देखिए आतंकी डॉक्टर आदिल को सहारनपुर में पहली नौकरी कैसे मिली, टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी की इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। डॉक्टर आदिल को आप जानते हैं? जी सर। कैसे उन्होंने अप्लाई किया था नौकरी के लिए? सर दरअसल वीब्रोस ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एक यूनिट है और हमारी मेन ब्रांच रोहतक में है और वहीं से उनका इंटरव्यू हुआ था। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो आए थे और वहीं से उनका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद वो हमारे यहाँ पे आए थे। वो अपनी ओपीडी में कुछ उनका टैबलेट था, उस पे वो कुछ कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ चीजें देखते रहते थे। अब चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो हम तो समझ नहीं पाते थे कि वो क्या देख रहे हैं, बट ज्यादातर वो अपने टैबलेट में रहते थे कि वो टैबलेट में कुछ ना कुछ देखते रहते थे कश्मीरी लैंग्वेज में। कहते कि हमें हमेशा उनके रूम में हम नॉक करके जाया करते थे। अब इतने में वो उनका क्या अंदर रहता था कि वो उसको छुपा के रख देते थे फोन को या क्या करते थे, लेकिन जैसे हम कभी गए और वो टैबलेट में देख रहे हैं तो वो उसको वहीं का वहीं स्टॉप कर दिया करते थे। और डॉक्टर आदिल के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको दे दें। हमने तो मार्कशीट बताई आपको, उसका करियर बताया और असली चेहरा भी बताया, लेकिन डॉक्टर के बारे में कुछ और जानकारी आपके सामने, प्रोफाइल है पूरा आपके सामने। बिग वॉल के माध्यम से हम बता रहे कहां का रहने वाला, तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला था डॉक्टर। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से इसकी गिरफ्तारी होती है दिल्ली ब्लास्ट के बाद छानबीन में। अस्पताल से क्या मिला? AK-47 बरामद किया गया। ये सारी डिटेल्स जो हम आपको दे रहे हैं ये अपने आप में बता रहा है कि कैसे वो काम कर रहा था। आतंकी मॉड्यूल का कोर सदस्य था, ये उसका मेन काम था, मुख्य कार्य था। एक तरीके से आप समझिए असली पेशा था जिसको वो डॉक्टर के रूप में छुपा रहा था। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हम देख रहे थे पहली नौकरी कैसे मिली, क्या काम करता था, वहां के रहने वाले लोगों ने बताया, लेकिन सहारनपुर में किस तरह की गतिविधियां रहीं, कैसे वो लो प्रोफाइल रहता था, ऐसा कैसे हुआ कि लंबे समय तक इतने बड़े टेरर मॉड्यूल का आदमी लोगों की या पुलिस की या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी की नजर से बचा रहा? देखिए इस बात का उससे कहीं ना कहीं इल्म था कि एक न एक दिन जो है वो बेनकाब हो सकता है, इसीलिए उसने पहले से तैयारी करके रखी थी। मसलन वो किसी से बातचीत नहीं करता था। आप सोचिए जिसका 60 लाख रुपए सालाना पैकेज है, वो जो उसके वाइस प्रेसिडेंट थी अस्पताल की, उन्होंने बताया कि वो 250 रुपये की जींस पहनते थे, गाड़ी ले सकते थे, हर महीने ले सकते थे, तो उसकी तनख्वाह थी, लेकिन इसके बावजूद शेयरिंग के 10 रुपये के ऑटोस जाता था, यानी खुद को लो प्रोफाइल दिखाना था। यही नहीं, अस्पताल की तरफ से उसे एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाना था, उसे अच्छी अच्छी जगह अपार्टमेंट्स दिखाए गए, लेकिन उसने क्या चुना? एक ऐसी कॉलोनी जो कि बिल्कुल कच्ची है, जहाँ पर आप उसकी रिपोर्ट भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वहाँ पर पक्की सड़क भी नहीं है, ढंग से नालियाँ भी नहीं है। उस जगह उस कॉलोनी को उसने चुना। वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो इलाका ऐसा है जहाँ लोगों की आमतौर पर नज़र नहीं होती है, पास ही में एक मस्जिद थी, और ख़ासकर बताया जाता है कि जो बाहर से डॉक्टर आते हैं या फिर छात्र आते हैं जो गरीब तबके के होते हैं वो उन इलाकों में रहते हैं। तो तमाम चीज़ों का डॉक्टर आदिल ने ख्याल रखा था। और हमारे सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि जिस तरीके से दिल्ली को टारगेट करने के लिए फरीदाबाद में अल्फला को बेस बनाया गया था, उसी तरह सहारनपुर में भी एक बेस बनाना था जहां पर लाइक माइंडेड डॉक्टर्स हैं, यानी अपने नेटवर्क को और बढ़ाना था और ऐसे लोगों को जोड़ना था। रंजन द्विवेदी सर, पहला सवाल आपसे ही। एक पढ़ा लिखा इस तरीके का टॉपर, ब्राइट स्टूडेंट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर ये कर रहा है
तो कौन सा तरीका हो सकता है कि इन चीजों को रोका जाए? क्योंकि नासमझी में, किसी के बहकावे में ऐसा वो कर रहा था, ये तो अब कहना भी मुश्किल है। देखिए रवि जी, ये हमको समझना चाहिए कि अगर हम किसी बुद्धिजीवी को पकड़ते हैं, एक ऐसा टारगेट बनाते हैं जो कि समाज में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी अच्छी छवि है, तो जाहिर तौर पे उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। लिहाजा जो आतंकी संगठन हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हम पकड़ें, अपने घेरे में लें, उनको कन्वर्ट करें, रेडिकलाइज करें, जिनका कि समाज में लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस है। ये धारणा कि जो गरीब आदमी है वो इजी टारगेट है रेडिकलाइजेशन के लिए, तो मेरा विचार थोड़ा अलग है इसमें। जो गरीब आदमी है उसकी चिंता रहती है कि बच्चे पढ़ जाए हमारे, अगली रोटी कहाँ से आएगी, और वो इन लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहेगा, एक बात। दूसरा ये है कि देखिए, आप ऐसे आदमी को तो लेंगे नहीं जो कि किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, ऐसे आदमी को लेंगे जो साफ सुथरा है। और ये जरूर बड़ा आवश्यक है कि अब ये एआई का और व्यापक इस्तेमाल किया नहीं सर, मतलब मेरा सीधा सवाल है कि जांच एजेंसियों के लिए, वो एजेंसियां जो नजर रखती हैं टेररिज्म की गतिविधियों पर, उनके लिए इस एग्जाम्पल ने काम और डिफिकल्ट कर दिया देश के अंदर। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही। देखिए, हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड, हिंदुस्तान एक लिबरल डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये परस्पर जो है लड़ाई रहती है प्राइवेसी में और नेशनल सिक्योरिटी में। जितने आपके अगर हम पॉलिसी मेजर के तौर पर जो सोशल मीडिया है उसको ट्रांसपेरेंट करें कि वो उनको शेयर करना ही पड़ेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें, ये सरकार को एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि एब्सेंस में जो है इस तरह के, आप कह रहे हैं कि अब तो बहुत सारी चीजों को रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर कैसे हम और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखें और ऐसे लोगों को हम नैब कर सके। चतुर्वेदी सर, बात यह है कि अब तो पड़ोसी देशों के तार दिखने लगे हैं, जैश के तार दिखने लगे हैं, बांग्लादेश तक कनेक्शन जा रहा है। हम समझना चाहेंगे कि ये जो टेरर मॉड्यूल है भारत के अंदर और इसका इंटरनेशनल कनेक्शन, उसके पीछे की कहानी क्या है? एक खबर देंगे, आपके पास लौटेंगे। देखिए, आतंकी आदिल के पड़ोसियों के हवाले से कुछ जानकारियां सामने आई हैं। 3 से 4 लोग गाड़ियों से आते रहते थे और आदिल लोगों से कम बात करता था, ये भी सामने आई है जानकारी। और आतंकी आदिल जहां रहता था वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का क्या कहना है, वो आपको सुनिए। डॉक्टर आदिल सहारनपुर की एक कॉलोनी में इस तरीके से रहता था कि आस पड़ोसियों को भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक पड़ोसी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद पैगाम। पैगाम जी, ये डॉक्टर आदिल यहाँ रहते थे, इनके बारे में क्या मालूमात है? भाई, हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। मैं तो सुबह को 9 बजे कारखाने चले जाऊँ था, रात को 7-8 बजे आऊँ था। हमने तो कभी देखा ही नहीं उन्हें। सुना 7-8 महीने हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। 7-8 महीने से यहाँ रह रहे हैं जी। पहले कौन रह रहा था, किसका मकान है ये पहले जो है जिनका ये मकान है, वो ये लड़के बच्चे खड़े हैं ना, हाँ जी, इसके बराबर वाले मकान में रह रहे हैं वो, जो पहले यहाँ रहते थे। मकान किसका, मालिक कौन है इनके? ये कोई गांव के हैं, नाम नहीं जानता मैं, गांव के हैं, गंगोगे या कहाँ के हैं, उनका मकान है ये।